Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. We are here to revise paper 3, Cost and Management Accounting, a 100 marks paper. The topic of this video is joint products, byproducts. बहुत ही easy chapter है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. इनफैक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का खाली एक एक्सटेंशन है. प्रोसेस कॉस्टिंग ढंग से करेंगे तो खाली ये टॉपिक थोड़ा आगे हो जाता है उसके बस. बट देन इजी है और लकीली काफ़ी बार रिपीट हो जाता है पेपर में. तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे ऑफ कोर्स तो अच्छा खासा मार्क्स आने का चांसेस है. सो गाइस, अपने को ये टॉपिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. बट स्टार्टिंग में हम थोड़ा थियरी करेंगे और वो थियरी करने के बाद थोड़े टर्म्स समझेंगे. थोड़े टर्म्स समझने के बाद पहले 3 प्रॉब्लम लेंगे और फिर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे. सो थोड़ा थियरी कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है ये चैप्टर का? ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एज सच ये चैप्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव है जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स. आई रिपीट, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स, ये उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है. नेचुरली आप जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करोगे तो आपको मेथड्स भी चाहिए रहेंगे. देयर आर मेथड्स जिसके बारे में हम बात करेंगे ब्रीफली थोड़े ही टाइम में. और दूसरा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड करना कि कोई भी प्रोडक्ट को आगे प्रोसेस करना है कि नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं. टेक्निकल वर्ड्स में इसे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कहते हैं. ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव है. पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर आस्क्ड टू डू और नॉट, डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग हमको डिसाइड करना है. अभी अगर हमने इतना कर लिया ना तो थोड़े टर्म्स समझते हैं ये चैप्टर के. प्लीज पे अटेंशन. In every process there comes a point. Yep, the point, as you can see. In every process there comes a point जब प्रोडक्ट्स सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना शुरू हो जाते हैं. Like for example, let's say at this point products start becoming separately identifiable. Let's call them as A, B, C, D. अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को टेक्निकल वर्ड्स में स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं और सेपरेशन पॉइंट कहते हैं. अभी समझो ये जो प्रोडक्ट्स अलग हुए हैं, अगर उनका सेल्स वैल्यू सिमिलर और सिग्निफिकेंट है, सिमिलर और सिग्निफिकेंट है तो हम उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स कहेंगे. लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट का इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है तो हम उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं. एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, डिफरेंट पॉइंट, बट दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन. लेट्स से मेरे एग्जांपल में ए, बी और सी का सिमिलर सेल्स वैल्यू है तो हम इन तीनों को बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स. और डी का इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है तो हम उसे कहेंगे बाई प्रोडक्ट्स. अभी इतना अगर समझा तो आगे थोड़ा और भी समझिए. नेचुरली आपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक कुछ खर्चा किया रहेगा ये प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने का. अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो ये प्रोडक्ट्स अलग नहीं हुए थे ना,
ये प्रोडक्ट्स अलग कब हुए? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हुए। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक तो सब साथ में ही प्रोसेस हो रहे थे, तो जो खर्चा किया स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक, वो खर्चे को हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। वो खर्चे को हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। और समझो कि अगर ये प्रोडक्ट्स को हम अगर फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो वो फ्री में तो नहीं प्रोसेस होंगे ना, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना भाई। तो वो जो खर्चा होगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। हाँ, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट में, उसका रीजन है एक्चुअल नाम या इवन एक्चुअल वर्ड आप जो भी बोलना चाहो ऑफ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इज पोस्ट सेपरेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बेसिक टर्म्स थे। बहुत सारे मेथड्स हैं जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने के लिए, मैं मेजर मेथड्स की बात कर रहा हूं। मेजर मेथड का अगर मैं बात करूं तो जनरली 3 मेजर मेथड याद आते हैं। एक होता है आउटपुट मेथड। इन आउटपुट मेथड वी अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। सेल्स वैल्यू मेथड, एक्चुअल सेल्स वैल्यू मेथड, बहुत सारे अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। In this method, we apportion the joint cost on the basis of actual sales value of output at split of point. और NRV मेथड में हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं इन द रेशियो ऑफ NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है ना, इट इज कैलकुलेटेड एज फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ये सारे जो वेरियस टर्म्स है ना, वो टर्म्स मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े ही टाइम में। एकदम नाम दे दे के हम डिस्कस करेंगे, अलग बात है। पर पहले अभी है ना, फिलहाल 3 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, पहले 3 क्वेश्चन का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। मुझे उसके लिए टेक्स्ट बुक लाना पड़ेगा, 1 मिनट। टेक्स्ट बुक आपके सामने। पहला क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको फिजिकल यूनिट मेथड पूछा गया था। हम लोग इधर जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट के रेशियो में डिवाइड करते हैं, रेट कोई लोग इनपुट के रेशियो में भी डिवाइड करते हैं। मार्जिनल राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। जॉइंट कॉस्ट अगर गिनना हो तो खैर इंफॉर्मेशन काफ़ी क्लियर था। यू आर यूजिंग 5000 टन्स ऑफ कोल एट 1100 पर टन, so 5000 into 1100, 55 lakhs. That will be your joint cost in this question. Make me invisible once. 55 लाख आपका जॉइंट कॉस्ट। ये हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड के हिसाब से करो। सो हम एवरेज यूनिट कॉस्ट ढूंढते हैं। 60,000 आपका जॉइंट कॉस्ट है, 1000 यूनिट्स हैं आपके, तो पर यूनिट आ जाता है 60 का कॉस्ट। आप उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके जॉइंट कॉस्ट ढूंढ सकते हैं। सो सिंपल यू नो। और तीसरा मेथड का अगर मैं बात करूं तो तीसरे मेथड में हमको बोला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज करो। हम क्या करेंगे, सिंपल, फिक्स कॉस्ट जो है उसको कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए वेरिएबल कॉस्ट बोल देता हूं, तो उसको आउटपुट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही है। मेरे हम्बल ओपिनियन में एक्चुअल चैप्टर 4th प्रॉब्लम से शुरू होता है, तो बस वो हम उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम 4th प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे हम्बल ओपिनियन में तो चैप्टर यहीं से शुरू होता है। आप पूरा 4th प्रॉब्लम पढ़िए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो अलग बात है, आप पढ़ लीजिए पूरा प्रॉब्लम फटाफट।
फिर ये पूरे प्रॉब्लम को मैं एक अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। आई होप आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन फ्रीज रख सकता हूँ एक सेकंड के लिए, और आपको जब भी चाहिए आप वीडियो पॉज करके पक्का ये पढ़ सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक भी तो है, आप वहां पे से भी पढ़ सकते हैं ना। ये पूरा प्रॉब्लम पढ़ने के बाद नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी a minute to go to my board. There you go, guys. That's how I have presented the whole problem. Salt is costing you 40,000, conversion cost is costing you 60,000 rupees, total is 1 lakh. Caustic soda and chlorine 1200 टन और 800 टन है, 50 टन और 75 टन दोनों है, 50 पर टन और 75 पर टन, 75 पर टन, 60,000 एंड अभी हम आगे बढ़ें तो 20,000 का खर्चा करते हैं, फिर पीवीसी बनता है 500 टन जो बिकता है एट द रेट ऑफ 200 पर टन, 1 लाख रुपया। अभी मैंने आपको कहा था मैं मेथड्स में जो भी वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज द टाइम, अभी आप ध्यान दीजिए, मैं सभी को नाम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग नेम्स टू एवरीवन, पे अटेंशन गाइस, एंड आई एम यूजिंग ब्लैक कलर to name them. By incurring 1 lakh rupees, you have produced two products, caustic soda and chlorine. This is joint cost. Now, 1200 ton और 800 ton, 1200 tons and 800 tons. This is the आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये दो प्रोडक्ट अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। $75 पर टन, 50 पर टन, नेचुरली ये दोनों है बाय द वे। नहीं तो कोई पूछेगा सर वो 1200 नहीं है, नहीं भाई, दोनों आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। 50 पर टन एंड 75 पर टन, दिस इज SPPU। सर SPPU सेलिंग प्राइस पर यूनिट, sorry, didn't mean to shout on you, but selling price per unit at split off point. Actual sales value of output at split off point. Naturally PVC final output बन रहा है, तो this is known as a final output. This is a final SPPU and this is final sales value of output. ₹20,000 तुमने जो खर्च किया है वो क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया है, क्लोरीन को आगे प्रोसेस करने के लिए किया है। क्लोरीन अलग हुआ उसके बाद किया है पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। दैट्स इट। अभी अगर आप रिक्वायर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड पार्ट में क्लियर वर्ड्स में बोला है जॉइंट कॉस्ट 1 लाख, उसने बोला है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया भाई अपने चार्ट में। 1 लाख रुपए का जॉइंट कॉस्ट को अलग करना है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आपको पता है, मुझे पता है, जिधर मैं 1 लिख रहा हूँ 1 वो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फिजिकल यूनिट मेथड सेकेंड मेथड है, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, वो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा।
and estimated net realizable value. As I told you, I repeat again, final sales value of output minus post separation cost. तो ये final sales value of output है minus post separation cost है, तो मैं इधर just लिखने के लिए लिखता हूँ 4, तो 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000, पर ये तो आ गया फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ पीवीसी और अदर एनआरवी ऑफ पीवीसी, शुड आई यूज द वर्ड्स। अपने को तो दूसरा फिगर चाहिए ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, अरे वही पॉइंट है मेरा, वही मेरा पॉइंट है। कॉस्टिक सोडा का बात करूं तो 60,000 उसका सेल्स वैल्यू है और उसका पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है ही नहीं, -0। तो ये दोनों ही इन इटसेल्फ एनआरवी बन जाएगा और ये रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अभी पार्ट बी में उसने कुछ पूछा है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं एटसेट्रा, वो पार्ट एक बार आप रीड करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, पार्ट रीड कर दीजिए। तो अभी अगर आप वापस आए तो आपको पता चला रहेगा, वो पूछ रहा है कि भाई पीवीसी बेचना चाहिए कि क्लोरीन बेचना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इसे ही टेक्निकल वर्ड्स में डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कहते हैं। अभी लॉजिकल डिस्कशन है ना यार, फ्रेश पेज ले लेते हैं। पीवीसी बेचेंगे तो ₹1,00,000 मिलेगा, क्लोरीन बेचेंगे तो 60,000 मिलेगा, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा मिलेगा अगर पीवीसी बेचेंगे तो। लेकिन वो 40,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए मेरा चार्ट ही आपको बता देता है आपको 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा यार। तो 40,000 का आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे बराबर है, वो कमाने के लिए आपको 20,000 का खर्चा करना पड़ता है। फिर भी आप 20,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे, पीवीसी बेचेंगे तो। वो लाइफ टाइम स्विमिंग पूल वाला बोलता है हमको क्लोरीन बेच दो, तो हम ना बोल देंगे भाई, क्योंकि हम पीवीसी बेचते हैं तो ज्यादा पैसा मिलता है। यह पूरा प्रॉब्लम इतना सिंपली हो गया बिकॉज हमने ऐसा चार्ट बना दिया। आई एम श्योर आप लोग अपने अपने तरीके से पढ़े ही होंगे, मैं कहीं पर भी ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने टेक्निक्स में या मेथड्स में अगर ये चार्ट बना के बिठाना शुरू करें, कंफर्टेबल हो तो। सबका अपना तरीका होता है पढ़ाई का, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दी तरीकाज, बट तरीकाज क्या था, ठीक है जाने दीजिए, वी गो अहेड। मैं सबके तरीके को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आप ये चार्ट बनाने का टेक्निक कहीं पे फिट कर पाए तो प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी वही तरीके से काम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन, इट विल बी इजियर, चॉइस आपका है। So with that I finish question number 4 and multiple terms are cleared at question number 4. तो चार्ट ने आपका काम सिंपल कर दिया। मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स में पॉसिबल है चार्ट बनाने का कोशिश किया है आपका रिवीजन करने के लिए। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप वो चार्ट वाला मेथड यूज कर लीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई हेल्प यू दैट वे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5th वाला। चलिए 5th क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक ला देता हूं आपके सामने। टेक्स्ट बुक आपकी स्क्रीन पर, 5th प्रॉब्लम एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मुझे गायब कर दीजिए। इसमें तो खैर मुझे गायब होने की कोई जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्लियर कट वर्ड्स में बोला है कि 1,50,000 kg का रॉ मटेरियल लिया, बॉक्स में जो खर्चा दिया है वो भी किया, और 2 प्रोडक्ट बनाया P और Q जो 1:2 के रेशियो में बनता है। नॉर्मल लॉस भी दिया है उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है। तो यही पूरा चीज मैंने इजी करके आपके सामने रख दिया है, पूरा रिविजन हो जाएगा गिन के 3 या 4 मिनट में। 1 मिनट रुक जाइए, आई विल ब्रिंग दैट पार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने बेसिक रॉ मटेरियल था तो वो खर्चा मैंने लिख लिया, 18 लाख 1,50,000 × 12। बाकी सब जो दूसरे कॉस्ट है बॉक्स में है वो टोटल कर दिया,
तो 22,10,000 आ गया उसका टोटल। नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो कुछ सब्ट्रैक्ट होने का सवाल नहीं है, 22,10,000 आपका जॉइंट कॉस्ट। सी दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज इट क्विकली। और फिर उसके बाद इनपुट 1,50,000 है, नॉर्मल लॉस 7,500 केजीज है ना, स्क्रैप वैल्यू नहीं है पर केजीज तो है। 142,500 वो उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपको 47,500 और 95,000 केजीज मिल जाएगा। पूरा चार्ट आपके सामने मैंने रख दिया। वापस से सेम चीज, 5,70,000 और 19 लाख, 1,85,000 पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है और पी को एस में कन्वर्ट करते हैं तो 47,500 केजीज बनता है। बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर कट वर्ड्स में बोला है कि एक यूनिट ऑफ पी में से एक यूनिट ऑफ एस बनेगा। एस का सेलिंग प्राइस दिया है 15 पर केजी, 7,12,500। क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने के लिए मेथड नहीं कहा है। जब भी मेथड नहीं कहते, जब भी मेथड नहीं बताते, हम क्या फॉलो करते हैं, एक्चुअल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब अभी जहां पर मैं 1 लिखता हूं, 1 वो रेशियो में आप आपका कॉस्ट अपोर्शन कर देंगे, आपका जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर देंगे। और फिर उन्होंने बोला है प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ, तो प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेटमेंट बनाने में है क्या, खाली जॉइंट कॉस्ट ही तो है। हाँ, दूसरा वाला माने फर्दर ऑपरेशंस वाला जो कॉस्ट शीट आपको बनाना है, उसमें एस एंड क्यू प्रोडक्ट में एक, एस एंड क्यू प्रोडक्ट में एक पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 1,85,000 वो भी आपके सामने चार्ट में है। ये चार्ट बनाने से पूरा प्रॉब्लम इजी बन जाता है। तो ये 5वां प्रॉब्लम हम इतने छोटे टाइम में पूरा का पूरा प्रॉब्लम रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैं आपको 5वां प्रॉब्लम रिवाइज करवाने के बाद लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने 5 प्रोडक्ट दिए हैं, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी दिया है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया है। समझना क्या है क्वेश्चन में, याद दिला देता हूं आपको। क्लियर वर्ड्स में बताया गया है यहां पर कि रॉ मटेरियल कॉस्ट 3590, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट 547, दे आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी क्लियर वर्ड्स में बोला है कि यही दो कॉस्ट को एनआरवी बेसिस पे अब्सॉर्ब करना है। क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स, इसका मीनिंग है कि यही दो को आपको जॉइंट कॉस्ट कंसिडर करना है। ये जो फिक्स कॉस्ट है 473, उसको जॉइंट कॉस्ट कंसिडर नहीं करना। कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ही एनआरवी पे डालना है। दैट मीन्स दे देमसेल्व्स वांट यू टू कंसिडर दैट एज जॉइंट कॉस्ट। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो दिया ही है। अच्छा, अभी पहले पार्ट में उन्होंने बोला है इनकम फॉरकास्ट व्हेन नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड। अगर कोई प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस नहीं होता, सी अभी एनआरवी का बात करें तो एनआरवी में फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आता है, बराबर है। आई रिपीट, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट करके एनआरवी मिलता है। पहले पार्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना, बट क्वेश्चन में एनआरवी बोला है तो अब फर्दर प्रोसेस करो या ना करो, जॉइंट कॉस्ट एनआरवी पे ही कैलकुलेट होगा। तुम लोग बोल सकते हो ये थोड़ा एनोमली है, बट अभी क्वेश्चन में जो बोला है वो तो करेंगे हम, क्या उसमें चेंज थोड़ी कर पाएंगे। दूसरे पार्ट में बोला है अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड ई आर प्रोसेस्ड फर्दर, और उसके बाद बोला है सजेशन कि कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं। सेम तरीका मैंने आपके सामने वापस चार्ट बना के रख दिया है, अभी ला देता हूं, 1 मिनट। रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4137, ये हो गया आपका जॉइंट कॉस्ट। और अभी आप चार्ट देख ही सकते हैं आपके सामने। पहले जो भी है, पहला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। अभी जो आपको दिख रहा है वो फाइनल सेल्स वैल्यू है। बीच में पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लिख के ही रखा है। सब कुछ क्लियर कट वर्ड्स में चार्ट बना के रखा है। आपको बोला है प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढो, प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने के बाद कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होएगा वो ढूंढो।
कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होएगा वो ढूंढो, वो डिसाइड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको दे देता हूँ। नेचुरली आप प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने वाले हो, तो जो सिचुएशन में प्रॉफिट ज्यादा हायर, वो सिचुएशन आप डिसीजन ले लेंगे। सर ये सेंटेंस का मतलब क्या है? आई टेल यू। समझो कि अगर आप प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं करते और आपका प्रॉफिट आता है 1 लाख, और अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो और आपका प्रॉफिट आता है 1,20,000, तो नेचुरली आप फर्दर प्रोसेस करोगे, बिकॉज वो सिचुएशन में प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते, आपका प्रॉफिट आता है 80,000, आप फर्दर प्रोसेस करते हो, आपका प्रॉफिट आता है 50,000, तो नेचुरली आप फर्दर प्रोसेस नहीं करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज द पॉइंट विच आई थॉट you would know. So it will all depend upon profitability in the situation. इतना ही है ये प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। वंस अगेन हमने चार्ट बना दिया तो हमको क्लियर कट सब पता चलते जाएगा। लेकिन अभी है ना बच्चों, मैं एक कॉमन पॉइंट बोल रहा हूं 6th और 7th के लिए। यस, 7th भी प्रैक्टिकली आइडेंटिकल टू दिस है। आई रिपीट, 7th भी प्रैक्टिकली आइडेंटिकल टू दिस प्रॉब्लम है, बट मैं एक कॉमन पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लो जरा, ध्यान से देख लो। दोनों पॉइंट में या दोनों क्वेश्चन में एक बेसिक काम हो रहा है। इफ वी डोंट प्रोसेस फर्दर, if we do process further, अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते और अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो, अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो हमें क्या मिलेगा? वी विल अर्न सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। And if we do process further, we will earn final sales value. और अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो हम खाली जॉइंट कॉस्ट ही इनकर करेंगे, और अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो जॉइंट कॉस्ट तो इनकर करेंगे ही करेंगे, लेकिन फर्दर प्रोसेस करेंगे तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी इनकर करेंगे। यहां पे इनकर करने का सवाल ही नहीं आता, फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं तो वो कॉस्ट कहां से इनकर होगा? तो हमें यहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा, और हमें थोड़े अच्छे तरीके से कर दूं, यहां पर प्रॉफिट ऐसे मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन में सेम ही पॉइंट है, लेकिन 7th क्वेश्चन में 2-3 नए पॉइंट है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, बट ये पॉइंट आप याद रखना। आई गो हेड टू 7th क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए रुक जाइए। 7th क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला था कि प्रोडक्ट्स ए, बी और सी साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंट पी में बनते हैं और फर्दर प्रोसेस होते हैं क्यू, आर एंड एस में। अगर ये बोला है तो हमको पता है एनी कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज जॉइंट कॉस्ट। तो इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तीनों प्रोडक्ट डिपार्टमेंट पी में साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट पी का कॉस्ट इज जॉइंट कॉस्ट। जबकि क्यू, आर और एस डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, तो क्यू, आर और एस का कॉस्ट इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। As simple as that. वापस रिपीट कर देता हूं यही चीज को, क्लियर वर्ड्स में बोला है, डिपार्टमेंट पी में तीनों प्रोडक्ट साथ में प्रोसेस होते हैं, तो डिपार्टमेंट पी का कॉस्ट इज जॉइंट कॉस्ट, और वो तीनों प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते हैं डिपार्टमेंट क्यू, आर एंड एस में, तो डिपार्टमेंट क्यू, आर और एस का कॉस्ट इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। फिर आपको डिपार्टमेंट पी में मटेरियल है ऐसा बोला है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है कि वो अलग अलग होएगा, डिवाइड होएगा इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये सब चीज प्लस
अभी आप आगे देखिए, ड्यूरिंग द मंथ अंडर रेफरेंस कंपनी सोल्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जो 32, 24 और 16 दिया है वो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। उसके नेक्स्ट पैरा में आपको जो सेलिंग प्राइसेस दिया है 20, 22 एंड 10, दैट इज सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगेन ये सब चीज पूरा जो मैंने बोला है छोटे से पॉइंट्स में मैंने रिवीजन में डाल दिया है। 1 मिनट दे दीजिए। जो बोला सेम चीज लिख दिया है, डिपार्टमेंट पी का कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, क्यूआर और एस का कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। अरे टेबल तक बना दिया है आपको। पी का कॉस्ट डाल दिया है, डायरेक्ट वेजेस डाल दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को वेजेस के रेशियो में डिवाइड करके सब कर दिया है। और वही फिर उसके बाद चार्ट, जॉइंट कॉस्ट 1960, 880, 880, 880, 880, 880, 2 lakhs शेलाई से वो हो गया आपका सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और उसके बाद 14,08,000, 9,60,000 गायब कर दीजिए मुझे। 3,20,000 ये फाइनल सेल्स वैल्यू हो गया। वॉट एवर इज रिटन इन द मिडिल इज नथिंग एल्स बट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में वही पूछा है, सेम चीज। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या, फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या, ये वो सब वही पूछा है जो 6 क्वेश्चन में पूछा था। सेम तरीके से सॉल्व होएगा, खाली एक लास्ट पॉइंट मेथड स्पेसिफाइड नहीं है। इसके लिए हम ये प्रॉब्लम में एक्चुअल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूज करेंगे टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट। यही पॉइंट्स थे। अगर ये एक स्क्रीन भी देख लेंगे तो भी आपका रिवीजन ये पूरे प्रॉब्लम का हो जाएगा। विद दैट आई फिनिश क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 खत्म किया। क्वेश्चन 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक लाना पड़ेगा आप सबके सामने। टेक्स्ट बुक आ गया, क्वेश्चन 8 पे ले लेता हूं। और जैसे ही आप पोकेमॉन, चॉकलेट्स और ये सब प्रॉब्लम याद करते हो, पढ़ते हो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। लंबा सा प्रॉब्लम है, बहुत लंबा प्रॉब्लम है। आई एग्री। 4 मेथड थे ना क्वेश्चन में, उसमें कहाँ डाउट है कि क्वेश्चन में 4 मेथड थे। लेकिन 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 एक मिनट, 4 मेथड थे बराबर है, पर थोड़े बहुत और भी पॉइंट्स थे। जैसे कि अभी ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपको ऐसा दिया है कि 500 पाउंड डालेंगे तो 20 पाउंड 20 गैलन का चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, 30 गैलन का मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। फिर चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को आगे प्रोसेस करेंगे तो 20 गैलन में से 200 पाउंड बनेगा। मिल्क चॉकलेट को आगे प्रोसेस करेंगे, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस को आगे प्रोसेस करेंगे तो 30 गैलन का मिल्क चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट लिकर बेस में से 340 पाउंड का मिल्क चॉकलेट बनेगा। ये सब दिया है। अभी ये चल रहा है रिवीजन, तो मैं उसका फायदा उठाता हूं और आपको टेक्निकल वर्ड एक्चुअली यूज करता हूं। आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया है। यस, यू हर्ड मी राइट, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। और आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन अलग है, 7,500 पाउंड। आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, यू हर्ड मी एग्जैक्टली राइट। आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, पर वही ये प्रॉब्लम का पॉइंट था। और इतने सारे रिक्वायर्ड पार्ट है, मैं उस पर पहुंचता हूं। पर ये प्रॉब्लम में चार्ट का इंपॉर्टेंस तो खैर ट्रमेंडस था, लिमिट के बाहर चार्ट का इंपॉर्टेंस था। मैं अभी आपको चार्ट ये प्रॉब्लम का पूरा बता देता हूं। वहां पर मैंने कैलकुलेशंस भी करके रखा है रिवाइज स्टैंडर्ड का। 1 मिनट रुक जाइए। ये आपकी स्क्रीन पर सब कुछ आ गया, एक साथ सब कुछ। ध्यान से देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर पहले स्टार्टिंग में सीपीएलवी और एमसीएलवी का स्टैंडर्ड इन्फो, फिर एक्चुअल इन्फो जो लिखा हुआ है, तो नेचुरली हमने रिवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेट करके किया है। फिर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिना, बीच में हमने पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी लिखा हुआ है, और उसके बाद फाइनल सेल्स वैल्यू भी लिखा हुआ है। वो कैसे आया वो भी नीचे लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे गायब करिए।
जैसे ही मैं वापस आया, आपने आई एम श्योर देखा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया है। चार्ट एक बार ये प्रॉब्लम में तैयार हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिवाइज स्टैंडर्ड तैयार हो गया, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट में कहा है सबसे पहले कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है 7,12,500। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नेचुरली 299,750 और 555,750 में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है फिजिकल मेजर गैलेंस, नेचुरली 300 और 450 के रेशो में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद आपको बोला है एस्टिमेटेड एनआरवी, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। फाइनल सेल्स वैल्यू 5,70,000, 12,11,250। उसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जो दिया है वो माइनस कर देंगे, वो भी आ जाएगा वहां पर, आपको एनआरवी मिल जाएगा। वो रेशो में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, आई एग्री, नया मेथड है। अंडर दिस मेथड वी यूज टू अज्यूम दैट कंपनी जितना भी प्रोडक्ट बेचेगा सबका ग्रॉस मार्जिन सेम रहेगा। तो आप पहले ग्रॉस मार्जिन ढूंढते हैं, फिर जैसे ही ग्रॉस मार्जिन ढूंढते हैं आप ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ढूंढते थे, और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ढूंढने के बाद भूलिएगा मत, आपको जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया। आप रिवर्स चले जाइए, आई रिपीट, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया, आप रिवर्स चले जाइए, आपको अपने आप जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। थर्ड रिक्वायर्ड पार्ट में आपको पूछा है कौन सा प्रोडक्ट आगे प्रोसेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना है आगे प्रोसेस। इट इज नथिंग एल्स बट डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। टेक्निकल वर्ड में आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ये डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड किया, वो भी बहुत सिंपल है। आपके पास दोनों प्रोडक्ट का फाइनल सेल्स वैल्यू है, आपके पास दोनों प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, आप डिफरेंस ढूंढेंगे, एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा, उसको पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है आगे प्रोसेस करेंगे, नेगेटिव है आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। आपको याद दिला दूं, एक प्रोडक्ट आगे प्रोसेस करते थे, एक प्रोडक्ट नहीं आगे प्रोसेस करते थे। चार्ट बनाने के बाद ही ये पूरा प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है। मानता हूँ दूसरे मेथड में, रादर दूसरे रिक्वायर्ड पार्ट में आपको उसमें बोला है कि आप कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन सब मेथड में ढूंढो जो पहले रिक्वायर्ड पार्ट में किया था। जस्ट बिकम्स लेंथियर, नथिंग एल्स, कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है उससे। बट देन ये चार्ट अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम ये मेथड की हिसाब से जनरली सॉल्व कर सकते हैं। There can be certain problems where you cannot use the chart, but very rare such situations will arise. With that I finish my question number 8 और अभी मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टेक्स्ट बुक लाना पड़ेगा, 1 मिनट। टेक्स्ट बुक है आपके सामने, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, इसमें सब इंफॉर्मेशन दिया था। ए में से AX बनता है, रेशो दिया है 1A का, 2AX बनेगा, सब कुछ दिया है। फिर आपको ये क्वेश्चन में बाय द वे आई जस्ट सेड 1A का 2AX बनेगा, और ये रहा वो पार्ट। आपको A का सेलिंग प्राइस भी दिया है, और आपको यहां तक बोला है कि प्रोडक्ट ए विल बी प्रोसेस्ड फर्दर इन प्रोडक्ट AX इन प्रोसेस 2, और फिर प्रोसेस 2 का कॉस्ट देके रखा 120 160 दोनों केजी का देके रखा है। पहला पार्ट ये प्रॉब्लम का जो था उसमें आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा था, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, एब्सोल्यूट सेम अमाउंट। अरे अमाउंट्स तो अलग ही होंगे ना, सेम प्रॉब्लम कैसे रख देंगे, दो अलग प्रॉब्लम है, बट अल्टीमेटली अमाउंट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज प्रैक्टिकली आइडेंटिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद वो पूछता है कि इज इट वर्थ वाइल टू प्रोसेस 1,20,000 kg of product A further
आपका आउटपुट 160 है, उसमें से वो 120 के बारे में बात करता है। सिंपल सा सवाल है, ए को AX में कन्वर्ट करना है कि नहीं। और जैसे ये सवाल आया, आपको पता है मैं चार्ट पे ही चले जाऊंगा। एक मिनट, आ गया चार्ट आपके सामने, देख लीजिए। प्रॉब्लम 9 करके मैंने हेडिंग भी दिया है। प्रोडक्ट ए 160 kg, 120, 40 40 इज रिमेनिंग आउटपुट। उस पर भी मैं आता हूं, पर एक मिनट। लेफ्ट साइड जो है वो देख लेते हैं। 1,20,000 kg into 1.6, 192. Naturally that gets processed further into AX in process 2। तो प्रोसेस 2 का कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट AX के लिए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बन जाएगा। और फिर प्रोडक्ट AX का 2,40,000 से 240 कहां से आया? अभी मैं लाया ओवन में से फ्रेश बेक करके। अरे क्वेश्चन में बोला है ना कि एक ए में से 2 AX बनता है, क्या 240 कहां से आया? नीचे कैलकुलेशन भी लिखा है, देखो। सर मैंने अभी देखा, सॉरी। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लो। 1:2, तो 120 में से कितना? 2,40,000 आ जाएगा। और वहां पे 4,80,000 इज द फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी आगे प्रोसेस करना है कि नहीं, इट बिकम सो सिंपल। 480 को आप कंपेयर करो 192 से, तो एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। प्रोसेस 2 कॉस्ट 1,20,000 kg का प्रोसेस 2 कॉस्ट ले लेने का। सर वो कहां पे दिया है? रुक जाओ, ये रहा टेक्स्ट बुक आपके सामने, ये रहा, देखो 1,20,000 kg। सर व्हाइट कलर, हाँ व्हाइट कलर भी हम ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अरे पढ़ाई में ध्यान दो ना। व्हाइट कलर 1,20,000 kg है, तो वो जो है वो प्रोसेस 2 कॉस्ट है। आप कंपेयर करो, डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो AX बेचेंगे, नेगेटिव हुआ तो A बेचेंगे, खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। चार्ट बनाया, वापस प्रॉब्लम रिवाइज हो गया। रिवीजन में भी सिंपल पड़ता है चार्ट बनाने से। बस मेरा ये पॉइंट है जो मैंने आपको आई थिंक अभी इनफ बता दिया है। वी गो अहेड। थर्ड पार्ट में वो पूछता है कि रिमेनिंग आउटपुट ऑफ ए को AX में कन्वर्ट करके अगर बेचें तो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना होगा। रिमेनिंग आउटपुट, अभी 160 टोटल आउटपुट था, 120 का हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया, तो रिमेनिंग 40 हुआ ना। एक मिनट, है ना 40? हाँ बस, तो उसी लिए मैंने ये चार्ट बना के रख दिया था। वहां पे 40,000 kg पता भी चल जाता है वो रिमेनिंग आउटपुट है। बस उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और मिनिमम सेलिंग प्राइस ढूंढ लेंगे। इतना ही पॉइंट था ये प्रॉब्लम में। खाली दूसरा बात याद रख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम में डेटा बहुत स्कैटर्ड है। और ये मत भूलिएगा कि प्रोसेस 2 इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट AX, वो बात आपको याद रखना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं था। डेटा जमा करो तो सिंपल हो जाता है। 9th प्रॉब्लम का रिवीजन खत्म होता है। मैं आपको टेक्स्ट बुक पे लेके चलता हूँ 10th प्रॉब्लम के लिए। टेक्स्ट बुक है, अभी 10th प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम में जो पॉइंट्स है ना वो याद दिलाता हूँ, होपफुली आपको बहुत फायदा होगा। होपफुली 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 होपफुली। ये प्रॉब्लम में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। आई रिपीट, ये प्रॉब्लम में आपको क्लोजिंग स्टॉक्स भी दिया है, क्वांटिटी सोल्ड दिया है। क्लियर वर्ड में बोला, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। पर आप ढूंढ सकते हो आउटपुट, माने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट important point, my dear friends, the most important point, the most। listen, जब भी आप जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर रहे हो ना, तो हमेशा आउटपुट क्वांटिटी लो। और जब भी आप प्रॉफिट ढूंढ रहे हो तो सेल्स क्वांटिटी लो। सर ऐसा क्यों? अरे बोल रहा हूं ना, सुनो ना यार। आप जब कॉस्ट इनकर करोगे तो सारे क्वांटिटी के लिए इनकर करोगे, वो चाहे बेचो या ना बेचो, लेकिन प्रॉफिट उसी क्वांटिटी में से मिलेगा जो बिके। ऑब्वियस इजंट इट? तो यहां पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढना ही पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी खत्म करना है। अदरवाइज एक मिनट, ये प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा। सीधा रिक्वायर्ड पार्ट बोलता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज अंडर बोथ मेथड्स, NRV, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन। प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा।
अगर ध्यान नहीं देंगे तो अगर इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है तो क्या करेंगे, मैं ट्रिक देता हूं, सुन लीजिए। सबसे पहला तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ लीजिए, दूसरा सेल्स क्वांटिटी का और आउटपुट का टोटल सेल्स वैल्यू ढूंढ लीजिए। फिर उसके बाद उसने बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दो, क्लोजिंग स्टॉक दो। अरे कुछ नहीं है, आप कॉस्ट शीट बना दीजिए, हो गया ना काम। क्योंकि कॉस्ट शीट जैसे ही आप बनाएंगे आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना ही पड़ेगा अपने आप। क्लोजिंग स्टॉक है ना इसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, और कॉलमनार फॉर्मेट में बना दो। एक मेथड 3 प्रोडक्ट, दूसरा मेथड 3 प्रोडक्ट, हो गया काम। प्रॉब्लम जो लेंथी लगता है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आई एग्री, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा, 2 मेथड है ना, 3 प्रोडक्ट है, टाइम तो जाएगा ही जाएगा। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी टाइम आप बचा पाओ वो तो आपका फायदा ही है। तो ये टेक्निक फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ये वाला खास करके इट लुक्स लेंथी, यू कैन एंड इट क्विकली बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक्स। बाकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन है वो तो आप कॉस्ट शीट से करते आ रहे हो, तो वो कोई बड़ा बात नहीं। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 10 एंड नाउ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, योर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि दोनों प्रोडक्ट एक्स और वाई प्रोड्यूस होते हैं डिपार्टमेंट 1 में। नेचुरली तो डिपार्टमेंट 1 का कॉस्ट विल बी जॉइंट कॉस्ट, दे बोथ आर प्रोसेस्ड फर्दर इन डिपार्टमेंट 2 एंड 3, तो वो दोनों का कॉस्ट, डिपार्टमेंट 2 का कॉस्ट विल बी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट फॉर एक्स, डिपार्टमेंट 3 का कॉस्ट विल बी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट फॉर वाई। साथ में आ जाएगा, ये पॉइंट आगे पहले भी कवर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम ही चीज है। लेकिन इसके बाद उन्होंने बोला इसका कॉस्ट इतना, ये कॉस्ट उतना, वो कॉस्ट उतना, इतना क्वांटिटी बनता है, इतना क्वांटिटी बिकता है, ये ऐड करो, वो ऐड करो। अगेन ये प्रॉब्लम में मैंने चार्ट बना दिया है, 1 मिनट आपके सामने। आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 120 और 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 and 4 विच इज SPPU एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो आपको सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मिल जाता है, और फिर 180 और 150 पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और बाकी का आउटपुट आपके पास दिया हुआ है, फाइनल SPPU दिया हुआ, आपको फाइनल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। अगेन ये प्रॉब्लम में भी क्लोजिंग स्टॉक है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट शीट बनाइएगा जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और दैट्स इट। चार्ट जब तक बनाते रहेंगे फायदा होते रहेगा। विथ दिस आई फिनिश क्वेश्चन 11। मेरा अगला स्क्रीन एज यूजुअल आपको खुश कर देगा। yes, all the hard work has been done. Give me 1 minute. अगला स्क्रीन coming up right now. As I just said, आपको खुश करने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन, 1 मिनट आपके सामने आ गया। 1 मिनट रुक जाइए, गायब कर दीजिए। सारे प्रॉब्लम्स के सभी स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं, मुझे गायब कर दीजिए। गायब कर दीजिए। नहीं, गायब होने की अभी जरूरत नहीं है, पीछे दिख रहा है आपको सब। वो गायब होना पड़ता है बिकॉज आपको दिखता नहीं है, लोग राह देख रहे हैं, अभी बोलेगा गायब कर दीजिए, गायब कर दीजिए। अरे क्या क्या है भाई। ठीक है, that's it guys. Thank you so much for your time, support and patience. मिलते हैं अगले एक और वीडियो में नया टॉपिक लेके। I thank all of you for your time. Thank you guys.